क्या आपको पता है लाजवंती का पौधा छूने से अपने पत्ते बंद क्यों करता है? टच मी नॉट प्लांट, जिसे मिमोसा पुडिका के नाम से भी जाना जाता है, जो छूने पर अपनी पत्तियों को जल्दी से बंद करने के लिए प्रसिद्ध है, बच्चों के रूप में हमारा सारा ध्यान आकर्षित करता है। पौधे की पत्तियां जरा सा भी स्पर्श करने पर मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और पीछे हट जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधा इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों करेगा? इसके लिए एक विज्ञान पत्रकार ने ट्विटर पर एक स्पष्टीकरण प्रदान किया, जिसने यह फुटेज भी पोस्ट किया कि जापानी शोधकर्ताओं ने 2022 के एक अध्ययन के लिए शूट किया था, जो कि पीयर रिव्यू जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ था। फिल्मों ने दिखाया कि कैसे एक पौधे पर एक कीड़े की उपस्थिति से इलेक्ट्रिकल पल्स यानी विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं और इसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि मिमोसा पुडिका और अन्य पौधे अपनी पत्तियों को क्यों मोड़ लेते हैं। कम पानी की कमी, कांटों का संपर्क, कीड़ों को डराना और कम पर्याप्त भोजन का दिखना कुछ परिकल्पनाएं हैं। यहाँ एम पुडिका इसे खाने वाले एक टिड्डे की प्रतिक्रिया में मुड़ जाती है। उन्होंने इस व्यवहार की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित को भी जोड़ा, पौधे विद्युत है, सभी जैविक जीव हैं, मस्तिष्क और मांसपेशियों की कमी के बावजूद पौधों में आवेशित कणों की तरंगें उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो उनके शरीर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से प्रवाहित होती है और तेज गति का कारण बनती है। दिलचस्प व्याख्या का आनंद लेने वाले प्रकृति प्रेमियों ने मिस्टर जबर के लेख पर तरह तरह की टिप्पणियां की, जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। एक उपयोगकर्ता ने कहा, अद्भुत प्रकृति, जबकि दूसरे ने कहा, बचपन का खिलौना समझाया। उनके पास दिमाग नहीं हो सकता है, लेकिन वे संवाद करते हैं और विद्युत संदेश देते हैं, जैसा कि एक व्यक्ति जो अवाक रह गया था लिखा था। इस प्यारे काम को साझा करने के लिए धन्यवाद, एक चौथा व्यक्ति जोड़ा गया। मैं बचपन में अक्सर इन दिलचस्प पौधों के साथ खेला करता था। वेनेजुएला में हमने उन्हें डोमिडेरस करार दिया, जो मोटे तौर पर स्लीपी प्लांट के रूप में अनुवादित होता है। इलेक्ट्रिक पल्स के वजह से लाजवंती पौधा अपने पत्ते सिकोड़ लेता है। इसी इलेक्ट्रिक पल्स के कारण हमें ये पौधे काफी पसंद है। ये एक सेल्फ डिफेंस यानी आत्मा रक्षा करने का जरिया भी माना जाता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए रिसर्च देखो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान पाने वाली वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन से मिलें। वीडियो देखने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके एंटरटेनमेंट के लिए नई वीडियोस डालते हैं। भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्होंने ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, एक लुप्तप्राय आर्द्रभूमि पक्षी, इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ के सम्मानों में से एक बन गई है। 22 नवंबर को घोषित किए गए पुरस्कार सर्वोच्च पर्यावरण सम्मानों में से एक है और बर्मन को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ नामित किया गया है। पूर्णिमा देवी ने पाया कि सारसों का विलुप्त होना असम में लोगों के अप्रिय स्वभाव का परिणाम था। वो कहती है कि असम में, विशेष रूप से कामरूप जिले में, पक्षी की आलोचना की जाती है कि वह मेला ढोने वाला होता है, जो शवों को खिलाता है और मृत जानवरों को अपने घोंसले के पेड़ों में वापस लाता है, जिनमें से कई लोगों के बगीचों में उगते हैं। सारस, जो लगभग 5 फीट ऊंचे होते हैं, द्वारा उत्पन्न उपद्रव से निपटने के लिए ग्रामीण अपने घर के पीछे के ऊंचे पेड़ों को काट देते थे ताकि उन्हें रहने के लिए जगह न मिल सके, जिसके परिणाम स्वरूप वे विलुप्त हो गए। बर्मन, जिनका स्वयं पक्षियों को बचाने के लिए उपहास उड़ाया गया है, ने कहा, पक्षी को पूरी तरह से गलत समझा गया था। उन्हें अपशकुन या रोगवाहक के रूप में माना जाता था। वह जानती थी कि इस मुद्दे को हल करने के लिए उसे गांव में लोगों की धारणा बदलनी होगी और चूंकि पक्षी को संरक्षित करने की आवश्यकता थी क्योंकि वे आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में महिलाओं को संगठित किया और हारगिला सेना नामक एक सेना का निर्माण किया। ये कार्य के वजह से उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रिसर्च देखो को। ऑक्सीजन के स्तर में तेजी से उतार चढ़ाव पृथ्वी के पहले बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नए अध्ययन के अनुसार करीब 4330 लाख साल पहले धरती पर लेट ऑर्डोविशियन जीविक हानि हुई, जिसमें कई सारे समुद्र जीव की जनहानि हुई। ऐसी जनहानि पृथ्वी की इतिहास में करीब 4 बार हो चुकी है। शोधकर्ताओं ने काफी संशोधन के बाद पता लगाया कि ऑक्सीजन की मात्रा महासागर में कम थी, इस वजह से जैविक हानि हुई। अब शोधकर्ताओं को ये फिर से होने की संभावना लग रही है। इसके कारण कई समुद्री जीवों का धरती से विलुप्त हो सकती है।
यह पेपर विलुप्त होने के प्रारंभिक चरण को सीधे ऑक्सीजन में परिवर्तन से जोड़ सकता है। हम थैलियम समस्थानिकों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखते हैं। साथ ही ये जीव बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना के मुख्य चरण में अपनी स्थिर गिरावट शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, ऑक्सीजन में कमी के तुरंत बाद वृद्धि हुई थी। ऑक्सीजन में यह तेजी से बदलाव प्राचीन दक्षिणी ध्रुव पर बड़े पैमाने पर विलुप्त होने और प्रमुख बर्फ की चादर के विकास की पारंपरिक पहली मृत्यु के साथ हुआ। वैश्विक स्तर पर कम ऑक्सीजन की स्थिति के शुरुआती विस्तार की खोज और समुद्री जानवरों में गिरावट के शुरुआती चरणों के साथ संयोग इस विलुप्त होने की घटना के साथ क्या हो रहा था, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर को चित्रित करने में मदद करता है। प्रमुख लेखक नेविन कोजिक ने कहा, ऑक्सीडेंटल कॉलेज में विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और पूर्व FSU डॉक्टरेट छात्र। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ पौधे मांसाहारी क्यों होते हैं? क्या आप जंगल जाने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जंगल में आदमखोर बाघ हैं? अगर आदमखोर पौधे भी होते तो आप क्या करते? चिंता मत करो, आदमखोर पौधे मौजूद नहीं हैं, लेकिन कीट और पशु खाने वाले पौधे करते हैं। वे वही हैं जिन्हें आप मांसाहारी पौधे कहेंगे। वास्तव में पौधों की प्रजातियों की 500 किस्में हैं जो शिकार को फंसाती हैं और उसे खा जाती हैं। इन मांसाहारी पौधों में सबसे प्रसिद्ध सेंड्यूस, पिचर प्लांट्स, ब्लेडवॉक्स और वीनस फ्लाईट्रैप हैं। ये पौधे एक अम्लीय मिट्टी वाले स्थानों में पाए जाते हैं जिनमें पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। दरअसल ऐसा नहीं है कि ये पौधे मांसाहारी हुए बिना जीवित नहीं रह सकते। अन्य पौधों की तरह ये भी अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन अपने आहार में मांसाहारी घटकों के बिना वे ताकत खो देंगे और शिकारियों के आसान शिकार बन जाएंगे। घड़े के पौधे की पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं और पत्ती का एक भाग ढक्कन बनाता है। घड़े के मुंह से एक मीठी महक वाला पदार्थ निकलता है जो कीड़ों को जाल के दरवाजे तक ले जाता है। एक बार जब वे दहलीज पर कदम रखते हैं तो वे अमृत के स्रोत का शिकार करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ललचाते हैं। यह उनके लिए घातक कदम साबित होता है क्योंकि वे फिसलन भरी ढलान पर अपनी पकड़ खो देते हैं और घड़े में गिर जाते हैं। कुछ घड़े छोटे स्तनधारियों, बिच्छुओं और सरीसृपों को मारने के लिए काफी बड़े होते हैं। ऐसे कई सारे पौधे हैं जो अलग अलग तकनीक इस्तेमाल करके केदों को फंसते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पौधे देखे हैं? ये हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर रोज विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। क्या पौधे एक दूसरे के साथ बात करते हैं? अगर वो बात करते हैं तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या इंसान भी कभी पौधों से बात कर पाएंगे? जानेंगे इस वीडियो में। 1880 के दशक में चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस ने जड़ों पर कई प्रयोग किए, जिससे पता चला कि जड़ की नोक पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जड़ युक्तियां प्रकाश, गुरुत्व, रसायन और ध्वनि जैसे उद्दीपकों को समझती हैं और उनका जवाब देती हैं। रूट टिप उन संदेशों को प्रसारित करता है जो विकास, दिशात्मक आंदोलन और विशेष गैसों के उत्पादन और रिलीज जैसी प्रक्रियाओं को सक्रिय करने के लिए संकेतों के रूप में कार्य करते हैं। पशु और मानव मस्तिष्क समान कार्य करते हैं, इसलिए दोनों डार्विन ने सुझाव दिया कि जड़ का सिरा पौधे के मस्तिष्क के रूप में कार्य कर सकता है। पौधे रसायन और ध्वनि का उपयोग कर संवाद करते हैं। डार्विन की एक प्रमुख अंतर्दृष्टि यह थी कि पौधे अत्यधिक सक्रिय जीव होते हैं। अब हम जानते हैं कि हालांकि वे आमतौर पर अपनी जड़ प्रणालियों द्वारा एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, फिर भी पौधे गति करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए परिष्कृत माप उपकरणों का उपयोग करके हम देख सकते हैं कि पौधों की पत्तियां, जड़ें और प्रतान निरंतर लयबद्ध गति में है क्योंकि वे दिन के उजाले, गुरुत्वाकर्षण, तापमान, पानी, पोषक तत्वों और खतरों जैसे बाहरी कारकों पर प्रतिक्रिया करते हैं। पौधे केवल बेतरतीब ढंग से नहीं चलते हैं, वे एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं। पौधे अपने वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाने के लिए, उचित प्रतिक्रिया देने के लिए और आसानी से समझ में आने वाले संकेतों का उपयोग करके अन्य पौधों को इस जानकारी को संप्रेषित करने के लिए चलते हैं। विकासवादी संदर्भ में यह समझ में आता है कि इन खतरों का सामना करने वाला पौधा अन्य पौधों को अपने संकट का संकेत दे सकता है, ताकि वे खतरों से बच सके या खतरों से खुद को बेहतर तरीके से बचा सके। हाल के शोध से पता चलता है कि दो सबसे महत्वपूर्ण पौधों की संचार विधियां रसायन और ध्वनि हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पौधे ध्वनि और रसायन से एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। शायद हम भी भविष्य पता लगा पाए कि पौधा क्या संपर्क कर रहा है। क्या वह एक खतरे की चेतावनी दे रहा है या वह पानी की स्रोत खोज रहा है? क्या आपको पता था पौधे एक दूसरे के साथ बात करते हैं? ये हमें कमेंट में बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन सुबह 11 बजे आप वीडियो पेश करते हैं। क्या आपको पता है कि पृथ्वी का सबसे पुराना पेड़ कौन सा और कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आपको पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ मिल जाएंगे, पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी का सबसे पुराना पेड़ कहाँ है? प्रजातियों के आधार पर पेड़ कहीं भी 100 साल से कम से लेकर कुछ हजार साल से अधिक तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि विशेष रूप से एक प्रजाति उन सभी से अधिक जीवित रहती है। द ग्रेट बेसिन ब्रिस्टलेकोन पाइन पिनस लोंगाइवा को अस्तित्व में सबसे पुराना पेड़ माना गया है, जो 5000 साल से अधिक पुराना है। द ग्रेट बेसिन ब्रिस्टलेकोन पाइन्स एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जो केवल कैलिफोर्निया, नेवादा और उटाह में पाई जाती है। क्या आप इस पेड़ को देखना चाहेंगे? यह बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आता है? क्या सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है या कहीं और से? जानेंगे इस वीडियो में। एक इंसान हर दिन 11,000 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए करता है। अब सोचिए 7 अरब लोग कितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ और पौधे बनाते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन महासागर और समुद्र में बनता है। फाइटोप्लैंक्टन नामक विषाणु समुद्र और महासागर में पाए जाते हैं। ये विषाणु व पानी की ऊपरी परतों में रहते हैं और उसी विधि का उपयोग करते हैं जो पौधे करते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस। सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तन करता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनाते हैं। ये विषाणु पूरे पृथ्वी के 50 से 80% ऑक्सीजन बनाते हैं। यही विषाणु के वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। क्या आपको पता है समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव और मछलियां हैं जो किसी इंसान ने देखे भी नहीं? हमारे पृथ्वी पर 71% पानी का क्षेत्र है, जिसमें से सिर्फ 5% पानी के क्षेत्र पर संशोधन हुआ है। मतलब हम करीब 95% पानी के क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। न ही यह क्षेत्र के संशोधन हुआ है और न ही किसी ने इसमें सोनार मैपिंग की है। अब हमारी दुनिया से एक अलग दुनिया समुद्र की गहराइयों में छिपी है। ये समुद्र का ऐसा क्षेत्र है जहां मनुष्य तो छोड़िए, सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। फिर भी समुद्र की गहराइयों में रिसर्च ड्रोन भेजकर साइंटिस्ट ने थोड़ा बहुत रिसर्च की है, जिसमें काफी अजीब जीव जंतु पाए गए, जैसे कि ये एंगलर फिश। अपना अधिकांश जीवन समुद्र की सतह से 1000 मीटर से अधिक गहरे अंधेरे में जीती है। मादा एंगलर फिश अपने माथे के शीर्ष पर एक चमकता हुआ आकर्षण या लाइट बल्ब है। मूल रूप से इसके सिरे पर एक प्रकाश बल्ब वाला एक खंभा होता है, जहां बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया यानी कि प्रकाश पैदा करने वाला बैक्टीरिया रहते हैं। क्या आपको ये पता था? ये हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। घटक जो अगर ना हो तो पृथ्वी की सारे पौधे मर जाएंगे। ये घटक न ही पानी है, न ही ऑक्सीजन और न ही सूर्य की किरणें। तो ये कौन सा घटक है, जानेंगे इस वीडियो में। नाइट्रोजन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। अगर ये घटक ना हो तो पेड़ और पौधे क्लोरोफिल नामक रसायन नहीं बना पाएंगे, जिससे पौधे सनलाइट और पानी की मदद से अपने लिए खाना बनाते हैं। नाइट्रोजन घटक आपको पौधे के हर हिस्से में मिलेगा। पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने के लिए, पौधा की टिश्यू बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। अनाज में नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए, जड़ों में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, जहाँ पे वह पानी और पोषक तत्व को पाने में मदद करता है। अगर पृथ्वी पर नाइट्रोजन नहीं होता तो पृथ्वी पर पेड़ और पौधे नहीं होते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए एक नई विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। भारत के कोस्टल शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, कोची पानी में डूबेगी 2050 में। तटीय भारतीय शहरों में समुद्र के स्तर बढ़ने से 2050 तक मुंबई, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में कुछ संपत्तियां और सड़क नेटवर्क जलमग्न हो सकते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1993 से 2017 तक समुद्र का स्तर प्रति वर्ष 3.3 मिलीमीटर की त्वरित दर से बढ़ रहा है। अगर ये स्तर बढ़ता रहा तो कुछ ही सालों में कई तट से जुड़े शहर पानी के नीचे हो सकते हैं। 2050 तक ग्लोबल तापमान परिवर्तन 2 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। ग्लोबल तापमान में परिवर्तन के वजह से ग्लेशियर बर्फ काफी जल्दी पानी बन रहा है, जिस वजह समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
चलिए जानते हैं भारत में कहां-कहां इसका परिणाम देखा जाएगा। समुद्र के स्तर में संभावित वृद्धि के साथ मुंबई में 998 इमारतें और 24 किलोमीटर लंबी सड़क प्रभावित होगी। हाई टाइड के दौरान लगभग 2490 इमारतें और 126 किलोमीटर लंबी सड़क प्रभावित होगी। चेन्नई में 2050 तक 5 किलोमीटर सड़क की लंबाई और 55 इमारतें, जिनमें से अधिकांश आवासीय हैं, जोखिम का सामना करती हैं। कोच्चि में समुद्र का स्तर बढ़ने से 464 इमारतें प्रभावित होंगी और उच्च ज्वार में यह बढ़कर 1502 हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम में प्रभाव 349 इमारतों द्वारा महसूस किया जाएगा। उच्च ज्वार में यह संख्या बढ़कर 387 हो जाएगी। विशाखापत्तनम में 2050 तक संभावित समुद्र तट परिवर्तन के कारण लगभग 206 इमारतों और 9 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के जलमग्न होने की संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए एक नई विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। दुनिया में सबसे पुराना जानवर कौन सा है? क्या वह प्राणी एक व्हेल है या फिर कोई हाथी? जानेंगे इस वीडियो में। दुनिया का सबसे पुराना जानवर एक टॉर्टोइस यानी कछुआ है। उसका नाम जोनाथन है, जिसे सेशल्स के विशाल कछुआ के रूप में जाना जाता है, जिसे 1882 में सेंट हेलेना द्वीप पर पाया गया था। यह सबसे पुराना जीवित भूमि जानवर बन गया है। कछुआ सबसे पुराना जीवित भूमि जानवर और सबसे पुराना टेस्टुडाइन होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। टेस्टुडाइन एक श्रेणी जिसमें कछुए, टेरापिन और कछुए शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये टॉर्टस 2 शतक से भी अधिक आयु का है। क्या आपको ये पता था? ये हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए एक नई विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। एक वायरस जिससे सिर्फ 20% लोग बच पाते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया में एक ऐसे वायरस है जिससे 80% लोग नहीं बच पाते हैं। मार्बर्ग वायरस डिजीज यानी रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, जिसमें मृत्यु दर 88% तक होती है। यह उसी परिवार का वायरस है जो इबोला वायरस रोग का कारण बनता है। जर्मनी में मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट में और 1967 में बेलग्रेड, सर्बिया में एक साथ हुए 2 बड़े प्रकोपों ने बीमारी की प्रारंभिक पहचान की ओर अग्रसर किया। प्रकोप युगांडा से आयातित अफ्रीकी हरे बंदरों का उपयोग करते हुए प्रयोगशाला के काम से जुड़ा था। इसके बाद अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में प्रकोप और छिटपुट मामले सामने आए हैं। घातक मामलों में मृत्यु आमतौर पर शुरुआत के 8 से 9 दिनों के बीच होती है, आमतौर पर गंभीर रक्त हानि और सदमे से पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे पेश करते हैं। आपने बुलेट प्रूफ हेलमेट या वेस्ट देखा है, पर क्या आपने बुलेट प्रूफ जानवर देखा है? आर्माडिलो एक ऐसा प्राणी है जिसमें हड्डी जैसे प्रोटेक्टिव प्लेट उनकी स्किन के ऊपर होती है, जो उन्हें कांटों और शिकारियों से बचाते हैं। ये प्रोटेक्टिव परत बुलेट प्रूफ होती है। 2015 में एक घटना में यूएसए टेक्सास के एक व्यक्ति के चेहरे पर चोट लगी थी जब उसकी खुद की गोली एक आर्मडिलो से वापस उछली थी, जिसे उसने शूट करने की कोशिश की थी। दूसरे में एक आर्मडिलो से टकराती हुई एक गोली एक घर में घुस गई, जिससे एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। इससे ये स्पष्ट है कि यह प्राणी काफी हद तक बुलेट प्रूफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो सुबह 11 बजे। जब आप घातक और खतरनाक जानवरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ये संभवतः बड़ा, मांसाहारी, शीर्ष परभक्षी है, जैसे शेर, भेड़िए या शार्क। हालांकि आप इस सूची से जो सीखेंगे वही ये है कि आकार और शक्ति धोखा दे सकती है। शार्क, हालांकि अक्सर अन्यायपूर्ण रूप से बहुत घातक मानी जाती है, इस सूची को भी नहीं बनाते हैं। औसतन प्रति वर्ष केवल 6 मानव मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बल्कि सबसे घातक जानवर अक्सर सबसे छोटे होते हैं और मौत का कारण ताकत से नहीं बल्कि बीमारी और विषाक्त पदार्थों से होता है। 10 जानवरों जो इंसानों के लिए घातक हैं। नंबर 10, दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटेमस। प्रति वर्ष 500 मौतें। इससे पहले कि हम छोटे और घातक हो, आइए सबसे बड़े से शुरू करें। जब आप घातक अफ्रीकी वन्यजीवों के बारे में सोचते हैं तो आप शायद मान सकते हैं कि शेरों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वास्तव में दरियाई घोड़े हर साल कई और लोगों को मारते हैं। सालाना अनुमानित 500 मौतों का कारण हिप्पोस घातक भूमि स्तनधारी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत आक्रामक और प्रादेशिक हैं और उन्हें नावों पर हमला करने और उन्हें पलटने की आदत है। जहाज पर सवार लोग या तो डूब जाते हैं या खुद जानवरों द्वारा मारे जाते हैं।
बड़े नुकीले दांतों के साथ औसतन 1500 किलोग्राम नर वजन वाला, ये निश्चित रूप से एक ऐसा जानवर है जिसका आप सामना नहीं करना चाहेंगे। नंबर 9, हाथी या एलिफेंट। प्रति वर्ष 500 मौतें। अफ्रीकी हाथी घूम रहा है। हम शायद हाथियों को कोमल, विचारशील प्राणी समझ सकते हैं, लेकिन वे घातक भी हो सकते हैं। यह उनके विशाल आकार और वजन के कारण है, सबसे बड़े जीवित भूमि जानवरों के रूप में। आवास के नुकसान और हाथियों के निवास क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण वे अधिक से अधिक बार मनुष्यों के संपर्क में आ रहे हैं और इससे संघर्ष हुआ है। हाथियों के समूहों को खेतों और गांवों पर धावा बोलने के लिए जाना जाता है और वे रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मार डालेंगे या रौंद देंगे। एक हाथी का एक बार मारने के लिए काफी होता है और इस तरह एक वर्ष में लगभग 500 मौतें होती हैं। नंबर 8, खारे पानी का मगरमच्छ। प्रति वर्ष 1000 मौतें। एक और घातक जल निवासी जिससे आप बचना चाहेंगे वह खारे पानी का मगरमच्छ है। एक समूह के रूप में मगरमच्छ काफी घातक होते हैं, एक वर्ष में लगभग 1000 लोगों को मारते हैं, लेकिन वे आमतौर पर मनुष्यों का शिकार करने के लिए नहीं जाते हैं और मारना अवसरवादी है। खारे पानी के मगरमच्छ हालांकि मनुष्यों को शिकार के रूप में देखने की सबसे अधिक संभावना है। ये सबसे बड़ा जीवित सरीसृप और ज्ञात मगरमच्छ होने के साथ साथ भयंकर, तेज और डराने वाला भी है। नर 6 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं और 1300 किलोग्राम वजन कर सकते हैं। पानी के माध्यम से शिकार का पीछा करते समय वे 18 मील प्रति घंटे की गति तक भी पहुंच सकते हैं। इन सब का एक साथ मतलब है कि अगर एक खारे पानी के मगरमच्छ ने आपको अपने शिकार के रूप में चुना है तो बचने की संभावना नहीं है। नंबर 7, एस्केरिस राउंडवॉर्म। प्रति वर्ष 2500 मौतें। एस्कारियासिस परजीवी राउंडवॉर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के कारण होने वाली बीमारी है। यहाँ घातक एजेंट एक परजीवी है, अर्थात एक जानवर जो किसी अन्य एक मेजबान पर या में रहता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। यहाँ राउंडवॉर्म मच्छरों की तरह सिर्फ वेक्टर के बजाय परजीवी है। एस्केरिस राउंडवॉर्म तब प्रसारित होते हैं जब कोई व्यक्ति गलती से अपने अंडे निगल लेता है, जो दुर्भाग्य से आमतौर पर तब होता है जब भोजन या पेय मानव मल से दूषित हो जाते हैं। कीड़े छोटी आंत में निवास करते हैं और जीवित रहने, खाने और प्रजनन करने के लिए मानव शरीर का उपयोग करते हैं। परिणामी बीमारी को एस्कारियासिस कहा जाता है, जिसमें बुखार, पेट में दर्द और सूजन और सांस की तकलीफ होती है और हर साल लगभग 2500 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 6, बिच्छू। प्रति वर्ष 2600 मौतें। कुछ सबसे घातक जानवर वे हैं जो जहर देते हैं। जहरीले जानवरों के विपरीत जो विषाक्त पदार्थों को स्रावित करते हैं, जहरीले जानवर सीधे काटने के माध्यम से या इस मामले में एक स्टिंगर के माध्यम से विशेष शरीर के अंगों का उपयोग करके इसे वितरित करते हैं। बिच्छू जहर उसी कारण से पैदा करते हैं जैसे कई प्रजातियां इंसानों को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को वश में करने या मारने के लिए करती हैं। हालांकि बिच्छू की 25 प्रजातियों का जहर इंसानों के लिए घातक हो सकता है अगर आप किसी के रास्ते में आने के लिए काफी बदकिस्मत हैं। डंक अक्सर तब होता है जब बिच्छू गलती से नंगे पांव चढ़ जाते हैं या जब वे लोगों के जूतों में छिपे होते हैं। वे इसे हमले के बजाय कुचलने के खिलाफ रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। बिच्छू के दंत से एक वर्ष में लगभग 2600 मौतें होती हैं। दुनिया में सबसे घातक भारतीय रेड स्कॉर्पियन हॉटेंटोक्टा टेमुलस माना जाता है। नंबर 5, हत्यारा कीड़े यानी रिडुविडाई परिवार। प्रति वर्ष 10,000 मौतें। कुछ हत्यारे कीड़ों में चगास रोग हो सकता है, एक और कीट जो अपने काटने से बीमारी और मौत फैलाता है उपयुक्त नाम वाला हत्यारा बग है। इस मध्य और दक्षिण अमेरिकी ट्रू बग की कुछ प्रजातियां चगास रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक अन्य उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग जो विश्व स्तर पर प्रति वर्ष लगभग 10,000 लोगों को मारता है। ऐसा करने वाली प्रजातियों को अक्सर किसिंग बग भी कहा जाता है क्योंकि वे सोते समय लोगों के चेहरे को काटते हैं। आकर्षक। नंबर 4, सॉ-स्केल्ड वाइपर। प्रति वर्ष 1,38,000 मौतें। जहरीला सॉ-स्केल्ड वाइपर मृत्यु दर के मामले में सबसे घातक सांप के रूप में रिकॉर्ड रखता है। कुल मिलाकर सांप घातक जीवों की सूची में ऊपर है क्योंकि सांप के काटने से सालाना 1,38,000 मौतें होती हैं। सॉ-स्केल्ड वाइपर एक विशेष रूप से आक्रामक प्रजाति है जो इसे सांप की तुलना में अधिक घातक बनाता है, जो वास्तव में सबसे अधिक जहरीला है लेकिन शर्मीला भी है। अंतर्देशीय टाइपन ऑक्सीयूरेनस माइक्रोलेपिडोस। इसकी आक्रामक प्रकृति, इसके शक्तिशाली जहर और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ सॉ-स्केल्ड वाइपर को डरने के लिए एक सांप बनाते हैं। नंबर 3, मीठे पानी के घोंघे या फ्रेशवाटर स्नेल। प्रति वर्ष 2 लाख मौतें।
क्लेनोरबेरियस भोगे शिस्टोसोमा जीनस के ट्रेमेटोड परजीवी के लिए मध्यवर्ती मेजबान है, जो शिस्टोसोमियासिस के लिए जिम्मेदार है। यह आपको हैरान कर सकता है। प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक मौतों को मीठे पानी के घोंघे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे घातक परजीवियों के मेजबान हैं, विशेष रूप से परजीवी चपटे कृमि जिन्हें फ्लूक के रूप में जाना जाता है। फ्लूक की 24,000 से अधिक प्रजातियां हैं और उनमें से अधिकांश कशेरुकियों, हमारी तरह और मोलस्क जैसे घोंघे के परजीवी हैं। मीठे पानी के घोंघे द्वारा प्रसारित होने वाले विशेष रूप से खराब घोंघे को शिस्टोसोमा कहा जाता है। फुकरे घोंघे के भीतर रहते हैं और विकसित होते हैं और फिर पानी में छोड़ दिए जाते हैं। मनुष्य दूषित ताजे पानी से संक्रमित हो जाते हैं क्योंकि फ्लूक्स त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। ये शिस्टोसोमियासिस नामक घातक मानव रोग के लिए जिम्मेदार है, जिसे स्नेल फीवर भी कहा जाता है। 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मलेरिया के बाद इसे दूसरी सबसे सामाजिक आर्थिक रूप से विनाशकारी परजीवी बीमारी माना जाता है और प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता है। नंबर 2, मनुष्य, प्रति वर्ष 4,31,000 मौतें। यह एक ग्लिच है, लेकिन मच्छरों को छोड़कर सबसे घातक जानवर हम खुद हैं। एक वर्ष में अनुमानित 4,31,000 मानव मृत्यु के लिए हत्याएं होती हैं, जो हमें अब तक का सबसे घातक स्तनधारी बनाती हैं। अन्य सभी जानवरों के ऊपर और उससे अधिक उन्नत उपकरण के उपयोग की हमारी क्षमता कुछ मायनों में हमारी गिरावट रही है, जिसके कारण जटिल हथियार हैं जिनका उपयोग हम एक दूसरे को मारने के लिए करते हैं। और यह प्राकृतिक दुनिया पर हमारी गतिविधियों के विनाशकारी प्रभाव का जिक्र नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन हुआ है, जो पहले से ही सालाना 1,50,000 से अधिक मौतों का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा को कई तरह से प्रभावित करता है। हमारे जल और वायु की स्वच्छता, हमारी खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को प्रभावित करता है। यह इस सूची में उल्लिखित बीमारियों सहित मलेरिया जैसे रोगों की आवृत्ति भी बढ़ा सकता है। WHO का अनुमान है कि 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन से कुपोषण और बीमारी के कारण प्रति वर्ष लगभग 2,50,000 अतिरिक्त मौतें होंगी। नंबर 1, मच्छर। प्रति वर्ष 7,25,000 से लेकर 10 लाख मौतें ओरिएंट मच्छर, एनोफिलीज मिनिमस, खून से लथपथ, एक मानव मेजबान को खा रहा है। बहुत बड़े प्रभाव वाले एक बहुत छोटे जानवर का अंतिम उदाहरण। हर साल मारे गए मनुष्यों की संख्या के संदर्भ में मच्छर अब तक का रिकॉर्ड रखते हैं, जो सालाना 7,25,000 और 10 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये कहना नहीं है कि ये छोटे कीड़े मारने के लिए तैयार हैं। सीधे मारने के बजाय मच्छर अक्सर बीमारी वेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने भोजन के दौरान मानव और पशु रक्त पर वे संक्रामक रोगजनकों को प्रसारित करते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाते हैं। सबसे अधिक मृत्यु दर वाला मच्छर जनित रोग मलेरिया है। यह एक परजीवी संक्रमण है जो मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा फैलता है। ये बीमारी इतनी व्यापक और घातक है कि इसका मानव इतिहास और यहाँ तक कि हमारे विकास पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्या आपको ये पता था कि सबसे खतरनाक जानवर मच्छर है? तो कमेंट के यस लिखें। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जानवरों का साम्राज्य पृथ्वी पर कुछ सबसे आकर्षक और विस्मयकारी जीवों का घर है, लेकिन उनमें से कुछ घातक भी हो सकते हैं। जहरीले जानवर विषाक्त पदार्थों से लैस होते हैं, जिनका उपयोग वे अपनी रक्षा के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं, और उनका जहर अत्यधिक शक्तिशाली और यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए घातक भी हो सकता है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक दुनिया के लगभग हर कोने में जहरीले जानवर पाए जा सकते हैं। आपके हिसाब से सबसे जहरीला प्राणी कौन सा है? नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको लग रहा होगा कि सबसे जहरीला प्राणी सांप है, तो आप गलत हो। इस वीडियो में हम शीर्ष 10 सबसे जहरीले जानवरों पर करीब से नजर डालेंगे और इस बारे में अधिक जानेंगे कि उन्हें इतना खतरनाक क्या बनाता है। 10. मौत का पीछा करने वाला बिच्छू। पर वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। डेथ स्टॉकर बिच्छू उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाई जाने वाली एक अत्यधिक विषैली प्रजाति है। इसका जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो मनुष्यों में विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों में तीव्र दर्द, बुखार, आक्षेप और मृत्यु का कारण बन सकता है। अपनी जहरीली प्रकृति के बावजूद डेथ स्टॉकर बिच्छू अपने चमकीले रंग और प्रभावशाली स्टिंगर के कारण पालतू व्यापार में लोकप्रिय है। 9. पफरफिश। पफरफिश, जिसे ब्लोफिश के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जल में पाई जाती है।
वे खतरे में पड़ने पर खुद को गेंद जैसी आकृति में फूला लेने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। पफरफिश की कुछ प्रजातियों में उनके आंतरिक अंगों, विशेष रूप से यकृत, अंडाशय और त्वचा में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक एक शक्तिशाली विष होता है, जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है। टेट्रोडोटॉक्सिन बिना किसी ज्ञात मारक के कुछ ही घंटों में पक्षाघात और श्वासावरोध द्वारा मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर आप भी जानते थे पफरफिश जहरीले होते हैं तो लाइक करें और कमेंट में यस टाइप करें। 8. ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर, जिसे बनाना स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली एक अत्यधिक विषैली मकड़ी है। इसके विष में PHTX3 नामक एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो मांसपेशियों में ऐंठन, पक्षाघात और श्वसन विफलता का कारण बन सकता है, जिससे कुछ मामलों में मृत्यु हो सकती है। पुरुषों में जहर भी दर्दनाक और लंबे समय तक इरेक्शन का कारण बन सकता है। अपनी खतरनाक प्रतिष्ठा के बावजूद स्तंभन दोष के लिए उपचार विकसित करने के लिए ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान में भी किया जाता है। 7. सिडनी फनल वेब स्पाइडर। सिडनी फनल वेब स्पाइडर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अत्यधिक विषैली मकड़ी है। इसके जहर में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो मांसपेशियों में ऐंठन, आक्षेप और श्वसन विफलता का कारण बन सकता है, जिससे कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। सिडनी फनल वेब स्पाइडर को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक माना जाता है, लेकिन विषरोधक उपलब्ध है और इससे होने वाली मौतें दुर्लभ हैं। अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। 6. किंग कोबरा। किंग कोबरा दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में पाया जाने वाला एक अत्यधिक विषैला सांप है। ये दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, जो 18 फीट 5.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके जहर में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो मनुष्यों में श्वसन विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। अपने घातक जहर के बावजूद किंग कोबरा कुछ संस्कृतियों में अपनी सुंदरता और रॉयल्टी के प्रतीक के रूप में स्थिति के लिए भी सम्मानित है। 5. स्टोनफिश। स्टोनफिश इंडो पैसिफिक क्षेत्र के पानी में पाई जाने वाली एक अत्यधिक जहरीली मछली है। इसे दुनिया की सबसे जहरीली मछली माना जाता है। इसके जहर से तीव्र दर्द, सूजन और ऊतक क्षति हो सकती है, जिससे सदमा लग सकता है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। स्टोनफिश को चट्टान या मूंगा की तरह दिखने के लिए छलावरण किया जाता है, जिससे इसे पहचानना और बचना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। 4. ब्लू रिंगेड ऑक्टोपस। ब्लू रिंगेड ऑक्टोपस एक छोटा, अत्यधिक विषैला ऑक्टोपस है जो विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के आसपास प्रशांत और भारतीय महासागरों के पानी में पाया जाता है। इसके जहर में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो पक्षाघात और श्वसन विफलता का कारण बन सकता है, जिससे कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाती है। ब्लू रिंगेड ऑक्टोपस अपने हड़ताली नीले छल्ले के लिए जाना जाता है, जो संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी के रूप में काम करता है। ये दुनिया के सबसे जहरीले जानवर की वीडियो अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करना। 3. शंकु घोंघा। शंकु घोंघा एक शिकारी समुद्री घोंघा है जो दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। कोन घोंघे की 500 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं और वे जो जहर पैदा करते हैं वह प्रजातियों के आधार पर संरचना और विषाक्तता में भिन्न होता है। कुछ शंकु घोंघे का जहर अत्यधिक विषैला होता है और मनुष्यों में पक्षाघात, श्वसन विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। विष में न्यूरोटॉक्सिन का एक जटिल मिश्रण होता है जो तंत्रिका कोशिका के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे मांसपेशियों का पक्षाघात हो सकता है। जहर एक हार्पून जैसे दांत के माध्यम से दिया जाता है, जिसका उपयोग घोंघा शिकार को पकड़ने के लिए करता है। उनकी जहरीली प्रकृति के बावजूद शंकु घोंघे सुंदर और जटिल पैटर्न वाले जीव हैं जो कलेक्टरों द्वारा उनके अद्वितीय गोले के लिए बेशकीमती हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि शंकु घोंघे को संभालना या परेशान करना खतरनाक हो सकता है और कुछ मामलों में उनका जहर घातक भी हो सकता है। 2. अंतर्देशीय ताइपन। अंतर्देशीय ताइपन, जिसे भयंकर सांप के रूप में भी जाना जाता है, मध्य ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक अत्यधिक विषैला सांप है। इसे दुनिया का सबसे विषैला सांप माना जाता है, जिसके विष की विषाक्तता किंग कोबरा के जहर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होने का अनुमान है। अंतर्देशीय ताइपन के जहर में न्यूरोटॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन का एक जटिल मिश्रण होता है जो मांसपेशियों और ऊतक क्षति, पक्षाघात और यहाँ तक कि मनुष्यों में मृत्यु का कारण बन सकता है।
अपने अत्यधिक जहरीले जहर के बावजूद अंतर्देशीय ताइपन एक शर्मीला और एकांतप्रिय सांप है जो आमतौर पर मनुष्यों के संपर्क से बचता है। सौभाग्य से अंतर्देशीय ताइपन के काटने दुर्लभ हैं और जो लोग काटे गए हैं उनके इलाज के लिए एंटीवेनम उपलब्ध है। 1. बॉक्स जेलीफिश। द बॉक्स जेलीफिश, जिसे सी वास्प के नाम से भी जाना जाता है, को दुनिया का सबसे जहरीला जानवर माना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत के आसपास के पानी में पाया जाता है। बॉक्स जेलीफिश के जहर में विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कुछ ही मिनटों में कार्डियक अरेस्ट और मौत का कारण बन सकते हैं। बॉक्स जेलीफिश में स्पर्शक होते हैं जो 10 फीट 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और छोटे हार्पून जैसे स्टिंगर्स में ढके होते हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है। ये स्टिंगर्स अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति में विष इंजेक्ट कर सकते हैं और विष कष्टदायी दर्द, पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया में, जहां बॉक्स जेलीफिश आम है, तैराकों को उनकी उपस्थिति के बारे में चेतावनी देने के लिए समुद्र तटों पर संकेत पोस्ट किए जाते हैं और कभी कभी डंक के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहने जाते हैं। बॉक्स जेलीफिश डंक के लिए उपचार में त्वचा से चिपके किसी भी स्पर्शक को हटाना और विष को बेअसर करने के लिए सिरका लगाना शामिल है। कुछ मामलों में एंटीवेनम भी उपलब्ध है। जबकि दुनिया के कुछ सबसे जहरीले जानवर घातक हो सकते हैं, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनमें से अधिकांश मनुष्यों के संपर्क से बचना पसंद करते हैं और केवल अंतिम उपाय के रूप में अपने जहर का उपयोग करेंगे। इनमें से कई जानवर अपने संबंधित पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे जहरीले जानवरों के बारे में सीखने से हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बेहतर ढंग से समझने और उसकी सराहना करने में मदद मिल सकती है और हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने और संरक्षित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये दुनिया के सबसे जहरीले जानवर की वीडियो अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर आपको भारत के 10 महानतम आविष्कार के बारे में जानना है तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोगो जो बीच में है उससे क्लिक करें।